नमस्कार। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं विजय कुमार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे मंगलम द कैरियर गुरु। दोस्तों, आप जानते होंगे कि बहुत से एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए एक डेडिकेटेड बैचेस हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, जो ऑनलाइन के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। जो भी हमसे संभव हो पा रहा है आपको फ्री कंटेंट के माध्यम से आप तक दिया जा रहा है। और आशा करता हूं कि आपको ये हमारा सीरीज़ बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर कर रहे होंगे, साथ ही आप सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से हमारे अंदर मोटिवेशन आता है और इस मोटिवेशन की वजह से हम दूसरा वीडियो अपलोड कर पाते हैं। तो आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। आप हमारे वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी अवश्य करेंगे। देखिए, हमने डिस्कस कर लिया था मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी सिलेबस थे, हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मुग़लों के पतन या डाउनफॉल ऑफ मुग़ल्स से क्यों मानते हैं और हम यहाँ से ही क्यों पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत 1757 से मानी जाती है। लेकिन साथ ही हम ये भी पढ़ते हैं कि एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन को भी मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ा जाता है, जबकि सबसे पहले जो यूरोपीय भारत में आए थे वो 1498 में वास्को डी गामा आया था। तो 1498 से चीज़ों को हम क्या मानते हैं, आधुनिक। तो वो एक अलग साइड से चल रहा था, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। यूरोपियन के आगमन, उसका नेक्स्ट चैप्टर हमारा वही होने जा रहा है। फिलहाल यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं और यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानी जा रही है, इसीलिए हम डिस्कस करेंगे मुग़लों के पतन से। क्लियर है? आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। हमने कल डिस्कस किया था कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी शुरुआत जो हम मानते हैं मुग़लों के पतन से मांगते हैं, और इसका टाइम पीरियड जो है वो 1707 से लेकर के 1947 तक, जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें जो पढ़ना है 1707 से लेकर के 1947 तक जो भी घटनाएं घटित हुई है इतिहास में, भारतीय इतिहास में, वो सारी चीज़ों पर हमें प्रकाश डालना है और जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री और ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास फर्स्ट है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन के तौर पे सिलेबस वगैरह डिस्कस कर लिया था कि कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो हमें पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री और हमारा जो पहला चैप्टर है वो है डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, मुग़लों का पतन, मुग़लों का पतन। क्लियर? देखिए, बेसिकली जो मुग़ल पीरियड है उसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक है आपका अर्ली मुग़ल, पूर्व मुग़ल काल, और दूसरा है लेटर मुग़ल, उत्तर मुग़ल काल, उत्तर मुग़ल काल। तो मुग़ल काल को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक अर्ली मुग़ल और दूसरा लेटर मुग़ल। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी।
जो अर्ली मुगल में है वो उसकी शुरुआत मानी जाती है 1526 से, और 1526 में आप देखेंगे कि इसकी स्थापना कौन करेगा? बाबर। उसके बाद आएगा हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, शाहजहां, एंड उसके बाद आपको देखने को मिलेगा औरंगजेब, औरंगजेब। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसे, BHAJSA। आप इस माध्यम से भी जो मुगल पीरियड के एम्पेरर हैं, जो 6 मुगल पीरियड के एम्पेरर हैं, आप उनका नाम याद कर सकते हैं। मुगल की स्थापना आपके बाबर ने किया था। अब हम इसको डिस्कस करेंगे मिडिवल पीरियड में। जब हम मिडिवल मध्यकालीन भारत पढ़ रहे होंगे तो हम इसके बारे में जान रहे होंगे कि बाबर कौन था, बाबर के द्वारा कौन कौन सी चीज़ें की गई थी, वो हमारा मुगल का है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्रॉम 1707, 1707 से हम डिस्कस करेंगे, और 1707 में हम देखेंगे कि औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि बाबर के समय, जब बाबर की शुरुआत होती है, बाबर से लेकर के जब ये 6 मुगल एम्पेरर आते हैं, इनके आते आते पूरे इंडिया, पूरे भारत पर जो कैप्चर हो जाता है, इन्हीं मुगलों का हो जाता है। अब मुगल का जो अर्ली मुगल का लास्ट एम्पेरर औरंगजेब था, उसकी मृत्यु 1707 में हो जाती है, और 1707 में जैसे मृत्यु होती है वैसे ही अर्ली मुगल का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद जो भी शासक आते हैं वो बहुत कमज़ोर शासक होते हैं, जिससे अब मुगलों का पतन धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे इनका पतन हो जाता है। तो फिलहाल आप इतना जान जाइए कि औरंगजेब एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा एम्पेरर था जो कट्टर धार्मिक था, जो अपने धर्म से बहुत ज़्यादा कट्टर था। तो इसी कट्टरता की वजह से उसने बहुत सारे, पूरे हिंदुस्तान में अपने बहुत सारे दुश्मन पाल रखे थे, इसके बहुत सारे दुश्मन हो गए थे। साथ ही आपको ये भी आगे चल करके पता चलेगा कि इसने 1679 से लेकर के 1689 से लेकर के 1707 तक शिवाजी के पोते शाहू महाराज को कैप्चर करके रखा था, कैद करके रखा था, जिसकी वजह से इसके जो दुश्मन पूरे भारत में फैल गए थे। जैसे मराठा हो गए, सिख हो गए, इस तमाम बहुत से लोग क्या हो गए थे? औरंगजेब, या फिर यूँ कह लीजिए कि मुगल के दुश्मन हो गए थे। जैसे इसकी मृत्यु शुरू होती है, वैसे ये सारे दुश्मन बाहर आते हैं और कोशिश करते हैं कि शाहू जी महाराज को रिलीज़ करवाया जाए, प्रेशर दे करके। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि 1707 में औरंगजेब डाइड। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो इसके पास मृत्यु से पहले जो टोटल प्रोविंसेस थे वो 21 प्रांत था इसके पास। 21 प्रांत इसके अंडर में थे, प्रोविंसेस इसके अंडर में थे। और आप जानते होंगे कि इन्हीं प्रोविंसेस को मुगल काल में सूबा के नाम से जाना जाता था, सूबा। और ये सूबा कौन कौन से थे तो आप समझिए। एक था अफगानिस्तान, दूसरे में जो 14 प्रोविंसेस थे वो नॉर्थ इंडिया में थे, नॉर्थ इंडिया, एंड 6 प्रोविंसेस जो थे, 6 प्रांत जो था वो साउथ इंडिया में था। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पूरे भारत क्षेत्र पर
किसका कैप्चर था, तो वो औरंगज़ेब का कब्जा था और पूरे भारत पर राज करता था, शासन करता था औरंगज़ेब। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और इंडिया से बाहर भी इसका पावर था, शक्ति का विस्तार था। ठीक है, तो इसके 21 प्रांत थे जिसे हम सूबा के नाम से जानते हैं। 1 अफगानिस्तान, 14 नॉर्थ इंडिया में और 6 आपके दक्षिण भारत में थे। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट। अब इसके बाद क्या होता है कि ये तो इसके टाइम में थे 21 प्रांत, लेकिन अब इसके डेड के बाद, मृत्यु के बाद इसके 3 सन बचते हैं। देखिए टोटल इसके 5 सन थे, जो टोटल इसके पुत्र थे, 5 पुत्र थे। 2 पुत्रों की मृत्यु इसके शासनकाल में ही हो जाता है। बचे 3 पुत्र। 3 पुत्रों में फिर से शासन बनने के लिए, बादशाह बनने के लिए संघर्ष होगा और उसमें मुअज़्ज़म सफल हो जाएगा। तो पहले तो जान लेते हैं कौन कौन इसके सन थे। मुअज़्ज़म 3 सन्स। मुअज़्ज़म, आजम, मुअज़्ज़म, आजम और तीसरा काम बख्श। काम बख्श, ये 3 पुत्र थे जो इसके मृत्यु के बाद जिंदा थे। 2 पुत्र जो इसके शासनकाल में ही मर गए थे, उनका नाम था मोहम्मद सुल्तान, जो जिनकी डेथ हो चुकी थे। मोहम्मद सुल्तान, और दूसरा था मोहम्मद अकबर। तो इसके ये 2 पुत्र थे जिनकी इसके शासनकाल में ही इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब देखिए ये जो मुअज़्ज़म था, मुअज़्ज़म इसी को ही बहादुर शाह फर्स्ट या फिर शाह आलम फर्स्ट कहा जाता है। तो जो मुअज़्ज़म था उसी का नाम है शाह आलम या फिर बहादुर शाह प्रथम। क्लियर? अब थोड़ा समझते हैं। देखिए ये जो मुअज़्ज़म था, जो औरंगज़ेब था, औरंगज़ेब मरने से पहले अपनी एक वसीयत बना रखा था। आप जानते हैं कि वसीयत बनाया जाता है, हमारे पूर्वज के द्वारा भी बनाया जाते थे, जिसमें वसीयत के बारे में लिखा रहता था कि हमारे मृत्यु के बाद जो प्रॉपर्टी या फिर संपत्ति का अधिकार किसके हाथ में होगा, या फिर घर का प्रमुख सदस्य कौन बनेगा, इस तरह से वसीयत में लिखा जाता था। तो औरंगज़ेब ने मृत्यु से पहले ही एक वसीयत तैयार की थी और उसमें बोला था कि जो मुअज़्ज़म है, मुअज़्ज़म को ही नेक्स्ट बादशाह के रूप में माना जाएगा, मुअज़्ज़म को ही सारी संपत्तियों का मालिक माना जाएगा, मुअज़्ज़म ही बड़ा होगा, इसीलिए मुअज़्ज़म ही देखभाल हर चीज़ों का करेगा। लेकिन उसके मृत्यु के बाद क्या हुआ कि इन तीनों भाइयों में बादशाहियत के लिए, बादशाह बनने के लिए संघर्ष छिड़ गया, संघर्ष विवाद उत्पन्न हो गया और इन तीनों में बादशाह बनने की होड़ उत्पन्न हो गई। अब होड़ उत्पन्न हो गई तो पहला जो संघर्ष हुआ वो संघर्ष हुआ आजम और मुअज़्ज़म के बीच में। आजम और मुअज़्ज़म के बीच में संघर्ष होता है और इनके बीच एक युद्ध होता है। कब होता है? तो 1707 में, 1707 में एक युद्ध होता है जिसे हम बैटल ऑफ जजाओ के नाम से जानते हैं।
तो ये जो युद्ध हुआ था ये मुअज्जम और आज़म के बीच में हुआ था। ये 1707 में हुआ था, जिसे हम जजाओ के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इसमें हुआ क्या कि इसमें मुअज्जम किल्ड आज़म। मुअज्जम ने क्या किया, आज़म की हत्या करवा दी। मुअज्जम के द्वारा आज़म की हत्या करवा दिया गया और मुअज्जम क्या बन गया, एंड मुअज्जम इम्पेरर बन गया, मुअज्जम बादशाह बन गया। तो नेक्स्ट मुग़ल बादशाह कौन बन गया, मुअज्जम बन गया, जिसे हम बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। जजाओ का बैटल ऑफ जजाओ ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट एम्पेरर कौन बनेगा, तो नेक्स्ट एम्पेरर ऑफ मुगल बनता है आपका बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह फर्स्ट। आप नाम में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको तीनों नाम याद करना आवश्यक है। अब ये जो इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1707 से लेकर के 1712 एडी तक। तो ये इम्पेरर बना 1707 से लेकर के 1712 में। आगे चल कर के इसे ऐसा महसूस हुआ कि हो सकता है काम बख्श हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसीलिए इसने क्या किया कि 1709 में इन 1709 he also killed कामबख्श नियर हैदराबाद। इसने हैदराबाद के नज़दीक कामबख्श की भी हत्या करवा दी। अब देखिए, इसके बाद ये बना इम्पेरर, और ऐसा माना जाता है कि ये इम्पेरर जो बना था 65 के एज में बना था। 65 वर्ष की उम्र में ये बादशाह बना था, इसीलिए हम इसे बूढ़ा बादशाह के नाम से जानते हैं। बूढ़ा बादशाह के नाम से जानते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से बूढ़ा बादशाह किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना होगा कि बूढ़ा बादशाह बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम या मुअज्जम को कहा जाता है। नेक्स्ट, और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। बेखबर कहा जाता है, ठीक है। तो शाह बेखबर भी बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम या मुअज्जम को कहा जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, जैसा कि हमने बोला कि नेक्स्ट एम्पेरर कौन बन गया, बहादुर शाह प्रथम बन गया। और हमने आपको ये भी बताया था कि औरंगज़ेब जब 1707 में उसकी मृत्यु होती है तो उसके पूरे भारत में बहुत से दुश्मन उत्पन्न हो जाते हैं, और उसने शुरू में ही बहुत से दुश्मन बना लिए थे, क्योंकि उसने क्या किया था कि 1689 से लेकर के 1707 तक जो शाहू महाराज थे, जो शिवाजी के पोते थे, उनको कैद करके रखा था। साथ ही आप गुरु गोविंद सिंह की हत्या कराने में भी कहीं ना कहीं इसी का हाथ था, जिसकी वजह से सिख समुदाय भी इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ था। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब देखिए, ये इसके साथ हुआ क्या कि इसने औरंगज़ेब ने ऑलरेडी बहुत सारे दुश्मन बना रखे थे। अब हुआ था क्या कि 1689 में 1689 में
औरंगजेब ने साहू जी को कैद कर लिया। अब देखिए ये कैद करके कब से कब रखा, तो 1789 से लेकर के 1707 तक ये कैद करके रखा था। अब देखिए इसकी मृत्यु के बाद अब जो मराठा समुदाय था, मराठा साम्राज्य था, वहाँ के लोगों ने प्रेशर देना शुरू कर दिया शाह आलम को कि आप साहू जी महाराज को रिलीज़ कीजिए। और यकीन मानिए ये इतना दबाव में आ गया था कि इसे 1707 में साहू महाराज को छोड़ना पड़ा, कैद से मुक्त करना पड़ा। तो नेक्स्ट इसने क्या किया, इन 1707 में साहू गॉट फ्रीड फ्रॉम मुगल्स। 1707 में साहू को मुगल की कैद से मुक्त किया गया। क्लियर। अब तो नेक्स्ट रूलर ऑफ मराठा कौन बनेगा? नेक्स्ट रूलर ऑफ मराठा कौन बनेगा? तो बनेंगे साहू जी, और इन्हीं को बोला गया छत्रपति साहू जी महाराज। क्लियर। तो औरंगजेब ने इस हद तक अपने दुश्मन बना रखे थे। अब एक तो आपके साहू जी को रिलीज कर दिया गया, दूसरे तरफ आप जानते हैं कि उसने एक और एनिमी, सेकेंड एनिमी, दूसरा दुश्मन, सेकेंड एनिमी। तो ये दूसरा दुश्मन कौन था? तो ये थे सिख। आप जानते हैं कि 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। गुरु गोविंद सिंह डाइड। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद एक नया सिख लीडर बन के आया। सिख नेता वो थे बंदा सिंह बहादुर। तो एक नया सिख लीडर इमर्ज होंगे जिनका नाम था बंदा सिंह बहादुर। अब क्या होगा कि 1712 में बंदा सिंह के बहादुर के खिलाफ लड़ते लड़ते ये जो शाह आलम था, बहादुर शाह प्रथम था, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ड्यूरिंग ए रिवोल्ट अगेंस्ट बंदा सिंह बहादुर बहादुर शाह प्रथम डाइट। तो युद्ध के दौरान
बंदा सिंह बहादुर के साथ युद्ध के दौरान बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, तो जो आपका बंदा सिंह बहादुर के साथ लड़ते लड़ते बहादुर शाह प्रथम शाह आलम की मृत्यु हो जाएगी। अब देखिए, जो बहादुर शाह प्रथम था, बहादुर शाह प्रथम, इसके 4 बेटे थे, 4 सन्स, इसके 4 बेटे थे। अब ये कौन कौन थे? पहला था जहादर शाह, दूसरा था रफ़ी उस शान, दूसरा था रफ़ी उस शान, तीसरा था अजीम उस शान, एंड थर्ड वन इज जहान शाह। ये इसके 4 बेटे थे, जहादर शाह, रफ़ी उस शान, अजीम उस शान, जहान शाह। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जहादर शाह। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1712 से लेकर के 1713 तक, ये 1 साल तक बादशाह बना था। और इसे ही सबसे प्रथम अयोग्य बादशाह कहा जाता है। सबसे प्रथम अयोग्य बादशाह कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम अयोग्य बादशाह कौन था? तो दैट इज जहादर शाह। क्लियर। इसे ही लंपट मूर्ख कहा जाता है। लंपट मूर्ख क्यों कहा जाता है, अभी जस्ट हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए आप। ठीक है। इसे ही लंपट मूर्ख कहा जाता है, यही प्रथम अयोग्य बादशाह था। ठीक है। अब देखिए, इसका जो वजीर था, वजीर इन द सेंस ऑफ, आप पीएम से समझ लीजिए। वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, सबसे टॉप लेवल का व्यक्ति। तो आज भी जानते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ में वज़ीर आज़म, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, इस तरह से उनको बताया जाता है। तो इसका वज़ीर जो था जुल्फ़िकार खां था। इसका जो वज़ीर था जुल्फ़िकार खां था, यही पीएम था। किसका? जहादर शाह का। अब देखिए, सवाल ये होता है कि जुल्फ़िकार खां कौन था? तो आप समझिएगा, जुल्फ़िकार खां ये कौन था? तो ये था सन ऑफ अशद खां। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये अशद खां कौन था? तो अशद खां जो था ये वज़ीर था किसका? औरंगज़ेब का। ये औरंगज़ेब का वज़ीर था। ठीक है, औरंगज़ेब का वज़ीर था। तो जहादर शाह का वज़ीर कौन हुआ? जुल्फ़िकार खां। जुल्फ़िकार कौन था? तो ये अशद खां का बेटा था। अशद खां कौन था? तो ये आपका औरंगज़ेब का वज़ीर था। अब देखिए, ये जुल्फ़िकार खां जो था ना, इसी के हाथ में सारी शक्तियां थी। जो सारे पावर्स थे वो इसी के हाथ में थे, क्योंकि जहादर शाह को बादशाह बनाने में सबसे ज़्यादा जो हाथ था वो था जुल्फ़िकार खां को। जुल्फ़िकार खां वो व्यक्ति था जिसने जहादर शाह को बादशाह बनाया था। अब देखिए, सारी शक्तियाँ थी। अब
थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए कि लंपट मूर्ख इसे क्यों कहा जाता है। तो लंपट मूर्ख इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने एक दिल्ली की तवाइफ से ये एक दिल्ली की तवाइफ से प्रेम करता था और प्रेम करते हुए इसने उससे शादी भी कर ली थी। और ये प्रेम तो किया, शादी भी किया, साथ ही में जितने भी उसके सगे संबंधी थे, रिलेटिव थे, सबको मंत्री के पद पर बैठा दिया, जिसकी वजह से इसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, उस समय राजस्थान में दो राजपूत, राजस्थान कौन कौन? तो ये लोग थे, एक थे आमेर का जय सिंह, आमेर का जय सिंह, आमेर का जय सिंह, ठीक है। आमेर कहाँ है? तो ये जयपुर के नज़दीक में है। और दूसरा जो था वो था मारवाड़ या जोधपुर, मारवाड़ या जोधपुर, मारवाड़ या जोधपुर, जोधपुर। यहाँ था अजीत सिंह, अजीत सिंह। ये दो राजपूत थे जो जहांदर शाह से बहुत ज़्यादा नाखुश थे। ये दोनों जहांदर शाह से बहुत ज़्यादा नाखुश थे। अब दोनों को खुश करने के लिए, दोनों को खुश करने के लिए, दोनों को खुश करने के लिए, खुश करने के लिए जहांदर शाह ने जुल्फिकार का, जहांदर शाह ने जुल्फिकार खां को उनके पास भेजा, ठीक है। ये जब जुल्फिकार खां उनके पास जाता है तो उन्हें टाइटल से देता है खुश करने के लिए। तो क्या टाइटल से देता है? तो देता है टाइटल ऑफ सवाई, टाइटल ऑफ सवाई, टाइटल ऑफ सवाई, टाइटल ऑफ सवाई। और ये दिया जाता है जय सिंह को, टाइटल ऑफ सवाई मिर्जा टू जय सिंह, ठीक है। तो जो सवाई मिर्जा का जो टाइटल दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? जुल्फिकार के द्वारा दिया गया था, जय सिंह को दिया गया था। और ये जय सिंह कहाँ कौन था? तो ये था जय सिंह था, ठीक है। ये जय सिंह को और क्या दिया गया था? तो इसे मालवा की सूबेदारी दी गई थी, मालवा की सूबेदारी भी दी गई थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सवाई या मिर्जा, यहाँ पे और कर लीजिए, सवाई या मिर्जा की उपाधि किसने किसको दी थी या किसको मिली है? तो सवाई या मिर्जा जय सिंह को बोला जाता है और साथ ही से मालवा की सूबेदारी भी दी गई थी। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, एक तो खुश हो गया जय सिंह, फिर इसने एक और टाइटल दिया, टाइटल ऑफ महाराजा, टाइटल ऑफ महाराजा, टाइटल ऑफ महाराजा इसने दिया अजीत सिंह को, टू अजीत सिंह, अजीत सिंह। साथ ही इन्होंने सूबेदारी दी कहाँ की? गुजरात की। अजीत सिंह को और क्या मिला? तो इसे सूबेदार बनाया गया गुजरात का, इसे गुजरात का सूबेदार भी बनाया गया। क्लियर?
ठीक है ना। अब अजीत सिंह कौन था? तो ये किंग ऑफ मारवाड़ था, मारवाड़ का राजा था, मारवाड़ या जोधपुर आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हो रहा है, मुगलों का पतन हो रहा है और धीरे धीरे भारतीय जो भारत के जो नवाब हैं या भारत के जो सिख समुदाय हैं या मराठा के जो लोग हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मारवाड़, ये सारे लोगों का क्या हो रहा है, धीरे धीरे इमरजेंस हो रहा है। आगे चल करके हम कल डिस्कस करेंगे कि इसी में एक आएगा जो जहांदर शाह का भतीजा होगा जिसका नाम है फर्रुखशियर। ये क्या करेगा कि धीरे धीरे अब एक गोल्डन फरमान जारी करेगा अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ों के एक व्यक्ति के द्वारा इसका इलाज किया गया था जिसकी वजह से ये ठीक हो गया था, तो उसके गिफ्ट के तौर पे इसने गोल्डन फरमान जारी कर दिया गया था जिसमें इसने बोला था कि आप विदाउट टैक्स दिए आप कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। तो वो हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे कि जहांदर शाह का भतीजा फर्रुखशियर के द्वारा क्या क्या चीज़ें की गई थी और किस तरह से अब धीरे धीरे मुग़ल जो हैं डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। सारी चीज़ें जो भी आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है वो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है। अब इसी डाउनफॉल ऑफ मुगल्स में एक पार्ट 1 पार्ट 2 आएगा। पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 इसके बाद एक और आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि कैसे कैसे धीरे धीरे इमरजेंस बढ़ रहा है और मुग़लों का डिक्लाइनेशन शुरू हो गया है, मुग़ल्स का पतन धीरे धीरे शुरू हो रहा है। मिलते हैं कल की क्लास में इसी के आगे और इसी से रिलेटेड टॉपिक पे बात करेंगे, फर्रुखशियर से रिलेटेड बात करेंगे। इसके बाद जो भी बादशाह होंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक नया इमरजेंस होगा सैयद बंधुओं का। जो सैयद बंधु हैं जिसमें अब्दुल्ला खां बड़े भाई का नाम रहता है और हुसैन अली खान छोटे भाई का नाम रहता है, ये अब एक किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। जिसको चाहेंगे उसको राजा बनाएंगे और जिसको चाहेंगे उसको गद्दी से हटा देंगे। तो अब धीरे धीरे मुगल्स कैसे डिक्लाइन होंगे और दूसरों का इमरजेंस न्यूली स्टेट्स बनना शुरू हो जाएगा, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर हमारी क्लासेज आपको समझ में आ रही होगी तो सिर्फ हमारा एक ही नम्र निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को जहाँ तक हो सकता है पहुँचा दीजिए। साथ ही आप यकीन रखिए कि आप हमारे वीडियो को पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि हर कंटेंट आपको फ्री में बेस्ट टू बेस्ट दें। आप किसी ऑफलाइन क्लास में जाकर के भी इतने आराम से नहीं पढ़ सकते जितना हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से दे रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए, किसी चीज़ के बारे में आपको पूछना है, हमसे प्रश्न करना है, तो आप हमारे फेसबुक के माध्यम से, आप हमारे इंस्टाग्राम के माध्यम से, आप हमसे कॉल करके हर तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये है हमारा नंबर। आप हमसे कोई भी जुड़ी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो इस पे मैसेज कीजिए और कॉल करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।